अर्थशास्त्र केवल कंपटीशन के दृष्टि से बताएंगे, सब्जेक्ट के दृष्टि से नहीं, इतना एग्जाम में आता है। तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अगर कोई ये पूछ ले कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक, अगर अर्थशास्त्र के लेखक पूछता है तब कोई और हो जाते हैं। अगर ये पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है तब कोई और हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के लेखक की पहले, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, कौटिल्य है चाणक्य, कौटिल्य। अच्छा, अब हम बात करें कि एक कौटिल्य कौन थे, एक कौटिल्य कौन थे। तो जो एक कौटिल्य थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इनके प्रधानमंत्री भी थे। कैसे? एक बड़ा शासक था दुराचारी, जिसको बोलते हैं घनानंद, मगध नरेश घनानंद। तो घनानंद कौटिल्य को अपने दरबार में बुलाया था और उनके दरबार में ये गए, और किसी कारणवश हुआ क्या, कौटिल्य का घनानंद ने बड़ा अपमान कर दिया, और अपमान होने की वजह से यह उसके दरबार से बड़े गुस्से में होकर के जाने लगे। जब ये जा रहे थे तो जाते जाते एक छोटा सा जगह पड़ा, उसी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य बड़े छोटे थे और एक खेल खेल रहे थे, एक खेल खेल रहे थे, और उसी समय कौटिल्य की नजर चंद्रगुप्त मौर्य पे पड़ती है और उनको पहचान जाते हैं, क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पहचान गए कि हमारे अपमान का बदला लेने लायक है घनानंद से, क्योंकि ये ब्राह्मण व्यक्ति थे और ये राजा था, खदेड़ दिया अपने दरबार से, जा सकते नहीं थे, मतलब घनानंद का कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने देखा चंद्रगुप्त मौर्य बड़े छोटे थे और बड़े प्रतिभावान दिख रहे थे, तब घनानंद ने क्या किया, कौटिल्य ने क्या किया, उनको अपने साथ लेकर के चले गए, अपने साथ लेकर के गए, शिक्षा दीक्षा दिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्होंने घनानंद की हत्या किया। जब घनानंद की हत्या कर देते हैं तब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद यह उनके सलाहकार बनते हैं, जिनको कहा जाता है प्रधानमंत्री। तो कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के तो पहले गुरु बने, जब राजा बन जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कौटिल्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। और एक और एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता है कि जब कौटिल्य की नजर चंद्रगुप्त मौर्य पे पड़ती है तो उस समय वह खेल कौन सा खेल रहे थे, उनके खेल का नाम क्या था। तो उनके कबड्डी नहीं था जी, खेल का नाम था राजकीलम। कौन सा खेल खेल रहे थे वो, राजकीलम नामक वह खेल खेल रहे थे। यह न्याय का एक तरह से खेल था, न्याय तरह का, और यही चल रहा था राजकीलम। ठीक, तो अब हम कहें जो ये कौटिल्य थे, कौटिल्य कौन थे, तो कौटिल्य को लिख सकते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के हो जाएंगे गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के हो जाएंगे गुरु, और गुरु के साथ और क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अच्छा, जो ये कौटिल्य थे, कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था, किसी को पता है? कौटिल्य के बचपन का नाम किसी को नहीं पता है? बचपन का नाम था इनका विष्णुगुप्त। बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त का। अच्छा, उसी समय उसी के राज दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। जो इन्होंने इस अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है, इस पुस्तक में कहीं अर्थशास्त्र मतलब धन का जिक्र नहीं किए कि कहाँ से धन आता है, कहाँ पे धन जाता है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किए, बल्कि ये जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा राजनीति विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक थी। राजनीति विज्ञान का मतलब इसमें ये बताया गया कि राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रजा के गुण क्या होने चाहिए, सैनिक के गुण क्या होने चाहिए, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके गुण कैसे होने चाहिए, इस सब बारे में जिक्र किया गया। न कि इसमें ये जिक्र किया गया था कि कहाँ से धन आता है,
कहाँ पर धन जाता है इसका जिक्र नहीं किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अर्थशास्त्र जो विषय लिखा गया किस विषय पर लिखा गया? जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो गए। तो जो ये अर्थशास्त्र लिखा गया किस विषय पर लिखा गया? तो यह राजनीति विज्ञान पर लिखी गई बुक है। इसका विषय क्या है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान पर लिखी गई है एक बुक है। अच्छा, ये किस भाषा में लिखा गया? तो जो यह अर्थशास्त्र है, यह अर्थशास्त्र की अगर हम भाषा की बात करें तो यह भाषा था संस्कृत। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह किस विषय पे लिखा गया? राजनीति विज्ञान पर लिखी गई बुक थी। अच्छा, जो ये अर्थशास्त्र है, पूछा जाता है कि इस जो अर्थशास्त्र है यह कितने अधिकरण में विभाजित है? अर्थशास्त्र में एक शब्द यूज किया गया है इस अर्थशास्त्र में, अधिकरण। कितने अधिकरण? तो अधिकरण का मतलब लिया जाता है यूनिट से। यूनिट का मतलब खंड नहीं, हालांकि इसमें खंड नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया है? अधिकरण। तो कितने अधिकरण थे? बताया जाता है इसमें 15 अधिकरण थे। ये जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र को कितने प्रकरण में विभाजित किया गया है? प्रकरण का मतलब होता है चैप्टर। प्रकरण का मतलब क्या है? चैप्टर। अध्याय, इसे लिखा जाता है अध्याय। तो कितने अध्याय में? तो जो अध्याय है वह 180 अध्यायों में लिखा गया। कितना? 180 अध्याय में लिखा गया। अच्छा, ये जो भाषा थी अर्थशास्त्र की तो संस्कृत थी। तो हम आपसे पूछें रामायण किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। तो उस रामायण को संस्कृत में लिखा गया। रामायण को आम जन लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? तुलसीदास ने उसको अवधी भाषा में लिख दिया। और एक पूछ ले कि घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? रामानंद सागर सीरियल में देता था उस तरीके से होगा। उसी तरह एक अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसका हिंदी में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो अनुवाद किया होगा। तो इस अर्थशास्त्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया? अर्थशास्त्र का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। जो अर्थशास्त्र का हिंदी में अनुवाद किए इनका नाम है आचार्य सोम शास्त्री। क्या नाम है? आचार्य सोम शास्त्री। किस सन में किए? 1924 में किए थे। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बन ही नहीं सकता है। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए? कौटिल्य। कौटिल्य के बचपन का नाम? कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। इस अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीति। ये जो अर्थशास्त्र है किस भाषा में लिखा गया है? अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में है? ये जो अर्थशास्त्र है कितने प्रकरण में है? इस अर्थशास्त्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बस इतना लिख लेना है। इसको इसी तरीके से लिखिएगा, कहानी बना के ना लिखिएगा, कम लिखिएगा, ताकि 10-15 पेज में ये वाला पूरा खत्म हो जाए। मिटाइए। सुन रहे हैं? क्या बोल रही है? यहाँ तक आवाज आ रही है। मिटाएं? हाँ।
पढ़ना है अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक ऐसा अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र है, अगर पूछ ले कि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के पापा, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम जनक की बात करें तो जो अर्थशास्त्र के अगर जनक पूछ ले तो इनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। अच्छा, अब ये एडम स्मिथ जो थे, इन्होंने क्या किया, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखा। इनके बुक का नाम है, अपनी एक बुक लिखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन, अपनी एक बुक लिखते हैं, पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को वह पब्लिश करवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं 1976 में। प्रकाशित कब करवाएं? 1976 में, 1776 में। कब प्रकाशित करवाएं? 1776 में। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। क्यों, इन्होंने किया क्या? तो एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखते हैं 1776 में। इनके बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, और इस पुस्तक को प्रकाशित करा देते हैं 1776 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अर्थशास्त्र को पहले राजनीति विज्ञान के साथ जोड़ करके पढ़ा जाता था, इसी में उन्होंने सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया अपने इस बुक के माध्यम से, और इकट्ठा करने के बाद इसको पब्लिश करवा दिए। तभी से लेकर के अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। ठीक, उसके बाद होता क्या है, इसके बाद इन्होंने अपनी एक पॉलिसी देते हैं। एडम स्मिथ ने एक पॉलिसी दी है। इनकी पॉलिसी का नाम क्या है, इनके पॉलिसी का नाम है अहस्तक्षेप। ये क्या है, अहस्तक्षेप की पॉलिसी देते हैं। अहस्तक्षेप यानी इसको बोलते हैं लेसिस फेयरे, लेसिस फेयरे। लेसिस फेयरे मतलब अहस्तक्षेप। अब आप पूछेंगे ना कि अहस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, लेसिस फेयरे का मतलब क्या है, यानी हम कहें कि अहस्तक्षेप शब्द किसने दिया, एडम स्मिथ ने। अहस्तक्षेप का मतलब क्या है, हस्तक्षेप का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई एक देश है, ठीक, कोई एक देश है, इस देश में प्रोडक्शन का काम कौन करता है, कैसा काम, प्रोडक्शन। इस देश में प्रोडक्शन का काम कौन करता है, तो एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रोडक्शन का काम जो है यहाँ के पूंजीपतियों द्वारा किया जाना चाहिए, सरकार को कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो सरकार होती है, और हस्तक्षेप का मतलब इन्होंने क्या बताया, ये बताएं कि जो सरकार है, सरकार इस अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे। जैसे अगर मान लेते हैं प्रोडक्शन का काम निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जगह जगह उद्योग खुल गया है, उद्योगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। ये न कहे कि हमारा भी कोई फैक्ट्री होगा, ये भी चलेगा। ये कहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप न करे, निजी व्यक्तियों के द्वारा प्रोडक्शन का काम किया जाए, वैसे चलने दिया जाए। जैसे मान लें अगर कोई फैक्ट्री खुल जाती है, तो फैक्ट्री का मालिक करता क्या है, कुछ वर्करों के लिए अपना एक हॉस्पिटल खोल देता है, कोई बीमार हो कोई जाके इलाज करवा ले, तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कर देगा। सरकार उसमें कुछ न करे, सरकार कोई चिकित्सा का काम भी न खोले, कहीं कोई व्यवस्था न दे। तो इसी तरह की पॉलिसी बोली जाती है हस्तक्षेप। हमारे वहाँ कैसी पॉलिसी चलती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, एकदम सरकार हस्तक्षेप करती है। हमारे यहाँ सरकारी बस भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है, लेकिन ये कहते हैं हस्तक्षेप, सरकार एकदम चलाएगी,
बस सरकार ना चले, निजी व्यक्तियों के द्वारा चला जाए। मतलब इन्हीं को माना जाता है कि ये पूंजीवाद के भी जनक माने जाते हैं। किसके? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के भी जनक कौन माने जाएंगे? पूंजीवाद के भी जनक माने जाएंगे एडम स्मिथ। क्यों? क्योंकि ये इसी का ना समर्थन करते हैं। कहते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे। कौन करे? केवल निजी व्यक्तियों के द्वारा प्रोडक्शन का काम किया जाए। तो जो ये अहस्तक्षेप की पॉलिसी है, सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे, ऐसी ही चलते रहे, तो अहस्तक्षेप की जो पॉलिसी है सन 1776 से लेकर के 1929-30 तक चलता है। इनकी जो पॉलिसी है कब से कब तक चलता है? 1929-30 तक अहस्तक्षेप की पॉलिसी चलता है, सन 1776 से लेकर के 1929-30 तक, कि सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे। लगभग सारे देशों ने अपने अपने वहां इसको अप्लाई कर लिया, ऐसे यह चलने लगा। लेकिन 1929-30 में समस्या हो जाता है, इनकी अहस्तक्षेप की पॉलिसी फेल कर जाती है। फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि 1929-30 के आसपास मंदी आ जाती है। कब? 1929-30 के आसपास क्या आ जाती है? मंदी। मंदी को हम बोलते हैं रिसेशन। मंदी आती है, इसको विश्वव्यापी मंदी कहा जाता है। ये मंदी कब आती है? ये मंदी आती है 1929-30 के आसपास आती है मंदी। 1929-30, ठीक, 1929-30। अब हम कहें मंदी क्या है? तो जब ये मंदी आता है तो इनके अहस्तक्षेप की पॉलिसी फेल कर जाती है। ये कहते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है। वैसे ही अर्थव्यवस्था चल रही थी, लेकिन 1929-30 में मंदी आ जाती है। तो मंदी किसी को पता है किसे कहते हैं? मंदी मतलब क्या? हाँ, कोरोना में मंदी आ गया, तो कोरोना आ गया ना, हमारे सब चीज बंद हो गया। मंदी, तो ये जो मंदी है, मंदी किसे कहते हैं? सबसे पहले मंदी को जानने से पहले हमको पूंजीवाद जानना होगा। पूंजीवाद में क्या था हमने बताया। मान लेते हैं निजी व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, नहीं है? यानी उद्योगपतियों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। बाजार अपने आप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सप्लाई लोग करते हैं उतना डिमांड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सप्लाई है उतना डिमांड है, दोनों बराबर बराबर में चल रहा है। किसी कारण से ये सारे उद्योगपति क्या चाहेंगे? सारे उद्योगपति यही चाहते हैं कि हमारी वस्तु ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिके। यही चाहेंगे, हर उद्योगपति यही चाहेगा कि हमारा वस्तु मार्केट में ज्यादा बिके। इसके लिए क्या किया इन्होंने? खूब सारे वस्तुओं का उत्पादन कर दिए। ज्यादा उत्पादन करेंगे ताकि हमारा ही मार्केट में वस्तु दिखे। उत्पादन कर दिए मतलब सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई अधिक हो गई। इसके तुलना में डिमांड क्या हो गया? कमी आ गई। इसमें सरकार तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं रही है, केवल उद्योगपति है अपना प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। किसी कारण से अगर सप्लाई अधिक हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तब ये फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? और ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेंगे। मतलब ये है कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं इनको क्या कर देंगे? छटनी कर देंगे। अगर व्यक्ति को छटनी कर दिया जाए, बेरोजगार कर दिया जाए, तो व्यक्ति बेरोजगार हो गया, ठीक है? बेरोजगार, मान लेते हैं व्यक्ति बेरोजगार हो गया, तो अगर बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई ना, तो इसके आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आय में कमी आ जाएगी। अच्छा, आय में कमी आ जाए तो डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अगर हमारे पास हम बेरोजगार हो जाए तो हमारे पास पैसे की क्या हो जाएगी? तो डिमांड क्या हो जाएगा? हम क्या वस्तु खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड में क्या हो जाएगी? एक तो इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ही तो हैं जो बाहर जाके हमारी वस्तुओं को खरीदते हैं।
तो हुआ क्या, मान लेते हैं डिमांड में कमी आ गई, यहाँ ऑलरेडी सप्लाई अधिक था, डिमांड में और कमी आ गई, और छटनी किया जाएगा। ऐसे करते करते सारी कंपनियां लगभग बंद हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? आखिर क्यों उत्पादन करेगा, तो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी की वजह से व्यक्ति बेरोजगार होता चला गया, आय में कमी आ जाती है, मांग में कमी आ जाती है। सप्लाई तो बहुत अधिक था, सप्लाई क्या थी, अधिक थी, लेकिन व्यक्ति के पास पैसे नहीं है कि किसी वस्तु को खरीद ले। तो मंदी हम किसे कहेंगे? मंदी की स्थिति में व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं कि वस्तु खरीद ले। मंदी किसे कहेंगे? व्यक्ति बेरोजगार हो जाए, आय में कमी आ जाए, मांग में कमी आ जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? मंदी। तो क्या मंदी कब आया था? कोरोना काल में 1929 में आया था। विश्वव्यापी मंदी थी, सबसे बड़ी मंदी थी। इसी को कहा जाता है तीसा की मंदी। हाँ, तीसा क्या कहा जाता है? तीसा की मंदी, तीसा की मंदी। तीसा की मंदी काहे का कहा जाता है? 30 में आया था, इसी में से तीसा की मंदी कहा जाता है। और इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा। सब जगह लोग बेरोजगार हो गए, किसी के पास पैसा नहीं था कुछ खरीद लें। जैसे कोरोना काल में क्या था, पैसा नहीं था कुछ खरीदने, वस्तुएं तो थी, पैसा होना चाहिए ना। तो वही मंदी की स्थिति होती है। मंदी की स्थिति में व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, आय में कमी आ जाती है, मांग में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति आई 1929-30 में, विश्वव्यापी प्रभाव था, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। तो मंदी तब खत्म करते हैं, इसके बाद कल टाइम हो गया तो क्या करूं? What?